तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लोड डिस्पर्शन इन पेवमेंट डिज़ाइन। लोड डिस्पर्शन इन पेवमेंट डिज़ाइन। इसके अंदर दो टॉपिक आता है। एक टॉपिक का नाम है EALF। इसका फुल फॉर्म होता है इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर। दूसरा है हमारे पास इक्विवेलेंट व्हील लोड। तो आज तो मैंने सवाल आपसे किया ही नहीं कि ये टॉपिक देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, तो अभी कर लेते हैं। लेट तो हुआ नहीं, 1 ही मिनट हुआ है अभी तक। तो लोड डिस्पर्शन इन पेवमेंट डिज़ाइन। तो पेवमेंट जो हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें जो लोड डिस्पर्स होगा, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो उसमें दो छोटा टॉपिक है, एक ELF और एक ये है व्हील लोड फैक्टर। तो इन दोनों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे और फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है अपने पास, इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर। एक्सल लोड फैक्टर। तो अब फिर वही मेरा सवाल रहेगा यहाँ पर, इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है। फैक्टर ठीक है, लोड ठीक है, एक्सल क्या होता है, गाड़ी 4 चक्का होता है और फिर इंजन से जो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो कर के व्हील में जाता है तो एक्सल के थ्रू जाता है। तो उसी एक्सल को हम लोग यहाँ पे एक्सल बोल रहे हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट मतलब तो इक्वल, किसी के इक्वल। तो ये जो एक्सल है, हम लोग पढ़े थे ना, एक्सल का विड्थ अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो 6 मीटर हम लोग लेते हैं। तो वही एक्सल है ये। तो इक्विवेलेंट लोड एक्सल लोड फैक्टर जो है, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ पावर लॉ। मेथड ऑफ फोर्थ पावर लॉ, ठीक है, इज़ यूज्ड। अब ये फोर्थ पावर लॉ क्या होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। This method is used for calculation of repetition, ठीक है, of standard एक्सेल, ठीक है। थर्ड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड एक्सेल इक्वल्स टू 80 किलो न्यूटन, ठीक है। ये 3 बात अपने को माइंड में रखना है कि फोर्थ मेथड ऑफ फोर्थ पावर लॉ यूज़ करेंगे हम लोग। फोर्थ पावर लॉ क्या है अभी हम लोग लिखेंगे, एक बड़ा सा फॉर्मूला, बड़ा सा नहीं है मतलब छोटा ही है। दिस मेथड इज़ यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिपीटेशन ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल। मतलब कि हम पहले यहाँ पर पिछले वीडियो में यहाँ पर लास्ट में टॉपिक अपना जो ख़त्म हुआ था, ये रिपीटेशन ही तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रिपीटेशन क्या होता है। तो गाड़ी पे कितना बार गाड़ी आना जाना कर रहा है, कितना रिपीटेशन हो रहा है। तो हम लोग रोड को कंस्ट्रक्ट ही करते हैं, डिज़ाइन ही करते हैं, किस लिए, रिपीटेशन के लिए डिज़ाइन करते हैं।
कि कितना रिपीटेशन उस रोड पे होगा। मान लीजिए हमने 2 लाख रिपीटेशन के लिए उस रोड को बनाया और 2 लाख हो गया, तो फिर नया टेंडर निकलेगा, नया रोड बनेगा। तो डिज़ाइनिंग हम लोग कर रहे हैं रिपीटेशन को देख करके, ठीक है। तो रिपीटेशन कैसे निकलेगा, तो उसके लिए कुछ तो चाहिए ना, तो रिपीटेशन निकलेगा इससे इक्विवेलेंट एक्सिल लोड फैक्टर से निकलेगा। और ये और तो हम लोग एक्सेल तो बहुत तरह का गाड़ी होता है, किसी के पास मर्सिडीज़ है, किसी के पास ट्रक है, किसी के पास बाइक है, किसी के पास ऑटो है। तो बहुत तरह की गाड़ियां हैं इस दुनिया में। तो हम लोग क्या कर सकेंगे, अब कोई गाड़ी कुछ ना कुछ तो स्टैंडर्ड मानेंगे ना। तो स्टैंडर्ड अपना ये है, स्टैंडर्ड एक्सेल 80 किलो न्यूटन, ठीक है। तो 80 किलो न्यूटन तो अपने पास स्टैंडर्ड मिल गया। अब हम लोग इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि आगे बढ़ सके। इसका फॉर्मूला क्या है, लोड ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल नीचे आ जाएगा और ऊपर में आएगा लोड ऑफ एक्सेल अंडर कंसिडरेशन, और यहाँ पावर 4 हो जाएगा, होल पावर 4 है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझने के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को डॉट क्लियर हो जाए और ये आपके ब्रेन में बढ़िया से सैचुरेट हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम नोट डाउन करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिया है, एक बार रीड करेंगे। इन द सिटी ऑफ रांची नियर लालपुर लोकेलिटी एरिया द ट्रैफिक फ्लो फॉर 5 नवंबर इज़ गिवन इन द बिलो टेबल, ठीक है, ये टेबल में है। फॉर दैट डेटा कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिपीटिशन करस्पॉन्डिंग टू द स्टैंडर्ड एक्सेल लोड ऑफ 80 किलो न्यूटन ईयर 2024, ठीक है। तो क्वेश्चन को मैंने पढ़ लिया, टेबल को मैंने देख लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। क्या हो रहा है ना कि 40 किलो न्यूटन का एक्सेल है, 60 किलो का है, 60 किलो न्यूटन का है, 100 किलो न्यूटन का है, 120 किलो न्यूटन का है। तो ये जो 50 फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि ये 50 रिपीटेशन है। 40 किलो न्यूटन वाला 50 रिपीटेशन, 60 किलो न्यूटन वाला 70 रिपीटेशन, 100 किलो न्यूटन वाला 85 और 120 किलो न्यूटन वाला 40, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है ना। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। क्या है डेटा, 40 है, 60 है, 100 है और 120 है। इसका है 50, इसका है 70, इसका है 85, इसका है 40। अब फॉर्मूला क्या था, लोड ऑफ एक्सेल अंडर कंसिडरेशन, अंडर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन अपने पास यहाँ पर दिया हुआ है 40, तो इसको कंसिडर करेंगे। और स्टैंडर्ड अपने पास 80 है ना। तो फटाक से इसको कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे ये तो लोड है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये हो जाएगा EALF, इक्विवेलेंट एक्सेल लोड फैक्टर, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 40/80 पावर 4। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर में कितना आता है, तो 40/80 पावर 4 है ना। ये आ रहा है 1
1/16 आ रहा है ना, 1/16 आ रहा है। उसके बाद फिर क्या है, 70/80 पावर 4, तो ये आ रहा है 0. ये गलत आ रहा है, 70/80 का पावर 4। एक मिनट, 70 नहीं होगा, ये कैलकुलेटर को हटाना पड़ेगा, 60 है। लोड कंसिडर जो हम लोग कर रहे हैं, लोड को उसको ऊपर लिखना है, नीचे अपने को स्टैंडर्ड वाला लिखना है और पावर 4 लगाना है। तो ये आ रहा है 0.3316, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 2.44 आएगा, फिर इसका आएगा 5.06, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब ये तो आ गया, ये इतना आ गया, अब इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो एक ही का आया ना, अब 50 रिपीटेशन है, तो अब इसको हम लोग EALF इंटू F कर देंगे। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, इसको शॉर्ट में लिखते हैं F। तो इसको हम लोग 1/16 इंटू 50 इसमें हो जाएगा, 0.316 इंटू 70 इसमें हो जाएगा, 2.44 इंटू 85 इसमें हो जाएगा, 5.06 इंटू 40। तो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3.125, ये आएगा 22.1 आएगा, ये आएगा 207.48, ये आएगा 202.4। तो अब हम लोगों ने सारा काम कर लिया। अब हम लोग इसको समेशन कर देंगे, मतलब कि ऐड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे। ऐड करने पे आएगा 105, ठीक है। तो ये जो 435.105 आया, ये आया नंबर ऑफ रिपीटिशन, ठीक है। ये आ गया नंबर ऑफ रिपीटिशन, अपने का आंसर सॉल्व हो गया। लेकिन ये तो आया नंबर ऑफ रिपीटिशन फॉर अ पर्टिकुलर डे। कौन सा डे, 5 नवंबर। ये जो 5 नवंबर है, यही 5 नवंबर को पर्टिकुलर डे 5 नवंबर के दिन इतना नंबर ऑफ रिपीटिशन आया। लेकिन सवाल में अगर बोल देगा कि पूरा साल का करो, पूरा साल का बताओ, तो क्या करेंगे, 435.105 इंटू 365 डेज़, तो जो भी आंसर आएगा वो साल का हो जाएगा, है ना। तो ये तो हो गया अपना एक क्वेश्चन, जिससे आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग जो था, एक बचा क्या था, इक्विवेलेंट व्हील लोड। हाँ, ये थोड़ा सा है समझने वाली चीज़। इक्विवेलेंट व्हील लोड, ठीक है। तो इक्विवेलेंट व्हील लोड में आप लोग को हेडिंग्स देख के क्या समझ में आ रहा है, व्हील लोड इक्विवेलेंट मतलब कि व्हील लोड मतलब कि हम लोग चक्का, अब चक्का का बात करेंगे, चक्का का जो लोड डिस्पर्स हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक व्हील है, यहाँ पर भी एक व्हील है, ठीक है। थोड़ा डिस्टेंस में बनाते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग को इसको ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए ये 2 व्हील है, लेट, ओके, और ये कोई सरफेस पे है, ठीक है, कोई सरफेस पे है, 2 व्हील है। तो ये जो व्हील होगा, जो ग्राउंड पे, पेवमेंट पे जो लोड
लगाएगा वो क्या लगाएगा, पी लगाएगा, पी लोड आएगा, है ना, नीचे की तरफ लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक सेंटर लाइन बना लेते हैं। तो ये जो सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन का इसको जो डिस्टेंस रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे एस, एस बोलेंगे या डी बोल देते हैं, डी बोल देते हैं, ठीक है। और ये इनर टू इनर जो डिस्टेंस है इसका, इसको हम लोग बोलते हैं सी। तो डी क्या है, डी है आपका डिस्टेंस, क्लियर डिस्टेंस। सी है आपका क्लियर डिस्टेंस। और डी हो जाएगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो ये जो व्हील होता है ये इस तरीके से लोड डिस्पर्स करता है ग्राउंड में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ये जो पॉइंट अपने को मिला, ये वाला पॉइंट, यहाँ से यहाँ अगर ऐसा सीधा लाइन खींचे, ऐसा सीधा अगर लाइन खींच दें तो ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है d/2, सॉरी c/2। और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं 2d डैश, ठीक है। और ये जो डिग्री है थीटा, ये होता है 45 डिग्री, ठीक है, ये भी होता है 45 डिग्री। तो क्या हो रहा है कि दो व्हील है और व्हील लोड लगा रहा है नीचे ग्राउंड में। तो दो व्हील लोड लगा रहा है, ऐसे ऐसे लोड लगा रहा है। तो अब क्या हो रहा है ना कि लोड लगा रहा है तो कितना डिग्री पे लोड लगा रहा है, तो 45 डिग्री पे लोड लगा रहा है, ठीक है। और ये दोनों जब जाके बीच में इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ से लेके इन दोनों का हाइट जो होता है c/2 होता है। मतलब कि ये जो c है क्लियर डिस्टेंस, इसका आधा, ठीक है। और ये जो होता है डिस्टेंस ये 2d डैश होता है। मतलब सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है उसका डबल, ठीक है। यही है इसमें। और इसका एक फॉर्मूला है, जिसको एक फार्मूला जो है इसका ऐसा है, log 2p माइनस log p बाई log d माइनस log c इक्वल्स टू log p डैश माइनस log p बाई n log c। ये कैसे आया डेरिवेशन पे अपने को जाना नहीं है, इसको याद रखना है बस। कभी कभार एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है और बोलता है कि आप सही फार्मूला बताइए कौन सा है। तो बस माइंड में रखेंगे इसको। और ये सारा कुछ डिराइव अपने को नहीं करना, अपना सिलेबस में नहीं है। और क्या लिख सकते हैं इसमें, एक ग्राफ है जो आप लोगों को माइंड में होना चाहिए। ये लॉग का जो है इसको हम लोग एक ग्राफ में ऐसा प्लॉट करेंगे। यहाँ पे जगह नहीं है, नीचे कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक ऐसा है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर आएगा log p, यहाँ पर आएगा log
पी डैश, यहाँ पर आएगा log 2p, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आएगा log c, यहाँ पर आएगा log x, यहाँ पर आएगा log गामा, सॉरी गामा नहीं, बीटा, अल्फ़ा, सॉरी, गामा ऐसा होता है, बीटा ऐसा होता है और अल्फ़ा ऐसा होता है, तो ये अल्फ़ा है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग मिला देते हैं, मिलाते हैं, ऐसे ऐसे मिलेगा, ये जाके ऐसे ऐसे मिल जाएगा, तो अपने को एक ग्राफ मिलेगा जो कि ऐसा होगा, ठीक है, एक्सटेंड नहीं है, मतलब यहीं तक है। तो ये आपको बस माइंड में रखना है कि ग्राफ ऐसा बनता है, कैसे बना, क्यों बना, कैसे डिराइव हुआ, वो अपने सिलेबस में है नहीं, उसको अपने को डिप में जाना नहीं है, बस इन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। सबसे कॉमन जो पूछता है एग्ज़ाम में 45 डिग्री पूछेगा और इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो क्लियर डिस्टेंस जो है अपना सी, क्लियर डिस्टेंस जो है उसका हाफ होगा, और ये अपना 2 टाइम्स डी होगा, जो कि जिसको हम लोग बोल रहे हैं 2d डैश बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 छोटा छोटा टॉपिक था जिसको आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे, व्हीकल डैमेज फैक्टर पढ़ेंगे, रिजिडिटी फैक्टर पढ़ेंगे, ठीक है, टायर प्रेशर वगैरह सारा कुछ पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।